पता लगा कि मेरी बीवी पैसे देकर हम बिस्तरी करती है। फिर मैं तलाक देने लगा तो बीवी ने ऐसा राज बताया कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत थी। मेरे लिए क्या कोई भी शौहर ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। शर्म के मारे जमीन धंस जाना किसे कहते हैं, ये उस वक्त शायद मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता था। आधी खुली खिड़की से अंदर कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी में जो बेशर्मी का खेल मेरी बीवी खेल रही थी, वो देखकर मेरी रगों में खून की जगह आग दौड़ रही थी। चंद मिनट से ज्यादा मुझ में ये ताब नहीं थी कि ये सब देख सकता। मैं खिड़की से पीछे हट गया। वो शख्स मेरी बीवी के साथ कैसे ये गुनाह कर सकता था। मैंने पूरी कुव्वत से दरवाजे को धड़धड़ाया। कुछ देर के बाद ही दरवाजा खुल गया। मेरी बीवी हद दर्जा घबराई हुई थी। मुझे गुस्से में देखकर उसके चेहरे पर एक रंग आग कर गुजरा था। कहने लगी, आप आज इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? मैंने उसकी बात सुनकर एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद किया था। मेरे पास अपनी बीवी को देने के लिए इससे बेहतर जवाब और कोई नहीं था। मैंने उसे पीछे धकेला और कमरे में दाखिल होते ही उस खबीस शख्स को तलाश करने लगा जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। वो शख्स अलमारी में छुपा बैठा था। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ा और उसे मारने लगा। मेरी बीवी मुझे पीछे करने लगी, लेकिन मुझ पर तो जुनून सा सवार था। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था? मैंने उस शख्स को बहुत मारा पीटा, लेकिन जो बात उस शख्स ने मुझे बताई, मेरा जी चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। वो मुझसे कहने लगा कि तुम्हारी बीवी हम बिस्तरी करने के पैसे वसूल करती है और इस औरत ने मुझे पूरे 10,000 मुझसे लिए हैं। ये सुनती मेरी आंखों में खून सा उतर आया। मैंने उस शख्स का गिरेबान छोड़ दिया। मेरी बीवी मेरे खतरनाक तेवर देखकर पीछे हटने लगी। वो शख्स कमरे से बाहर भाग गया था। मैं बड़े जारहाना अंदाज से अपनी बीवी की जाने बढ़ रहा था। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती जिन पैसों की खातिर ये सब करते हुए? मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करता हूँ और तुम मेरे साथ बेवफाई कर रही हो। मेरे पीठ पीछे मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो। मैंने सामने साइड टेबल पर रखे शीशे के गुलदान को पकड़ा और दीवार पर मारकर उसे तोड़ दिया। वो गुलदान आधा टूटकर जमीन पर बिखर चुका था, लेकिन आधा गुलदान मेरे हाथ में था, जिसका नोकीला हिस्सा मैंने आगे बढ़कर अपनी बीवी की गर्दन पर रख दिया। वो दीवार के साथ लग चुकी थी। जिस कदर मैं गुस्से में था, शायद उसे जान से ही मार डालता। गुलदान का तेज और नोकीला हिस्सा मेरी बीवी की शहरत पर था। जरा सा जोर देने पर उसकी सफेद दूधिया गर्दन से हल्का हल्का खून रिसने लगा। वो बेहद घबराई हुई थी। उसने मुझे एक ऐसा राज बताया कि जिसे सुनते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि लड़की बहुत हसीन और खूबसूरत होनी चाहिए, इसके अलावा मेरी और कोई डिमांड नहीं थी। मैंने रिश्ते करवाने वाली 50 साल खातून को अपनी एक ही शर्त बताई थी। चाय पीते हुए उसका कप होंठों तक जाते जाते रुका था। उसने मुझे दोबारा से बगौर देखा, फिर एक गहरा सांस ली, क्योंकि मेरी उम्र उस वक्त 40 से ऊपर थी। कहने लगी, ठीक है, लड़की के हुस्न की मैं गारंटी लेती हूँ, लेकिन हक महर वो लोग अपनी मर्जी का लिखवाएंगे जो तुम्हें उसी वक्त अदा करना पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे मंजूर है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरा अपना कारोबार था। मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। चंद दिन बाद ही उस रिश्ते वाली खातून ने खूबसूरत लड़की की तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर मैं अपनी आंखें झपकना भूल गया। वो दूधिया रंगत की एक हसीन लड़की थी। बहरहाल तमाम शराइत पर मेरा निकाह अंबर से हो गया। हक महर में उसने 10 लाख लिखवाए थे, जो मैं पहली रात ही उसे दे चुका था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, अंबर जो उरूसी लिबास में मेरी बेताबियां देखती हुई शर्मा रही थी। मैंने उसके पास बैठते ही जेब से एक रूनुमाई की अंगूठी निकालकर उसकी नाजुक सी उंगली में पहना दी। वो बहुत दिल फरेबी से मुस्कुराई। से पहले कि मैं उसकी तारीफ करता, वो मुझसे हक महर का मुतालबा करने लगी। मुझे इस बात पर इनकार नहीं था। जाहिर है ये उसका हक था और मेरी अलमारी के लॉकर में रकम भी मौजूद थी, लेकिन अंबर का फौरन से पैसे मांगना मुझे अजीब लगा था। उस वक्त तो मैं अपने जज्बात के लफ्जों का रद्दोबदल चाहता था। हक महर का क्या था, वो तो सुबह भी मैं उसे दे देता, लेकिन उसका फौरन से मांगने से मेरे जज्बात पर तो जैसे औस सी पड़ गई। मैं उठा और अलमारी के लॉकर को खोलकर 10 लाख कैश अंबर के सामने रख दिया। उसे देखकर अंबर की आंखों में एक अजीब सी चमक सी पैदा हुई थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी गहरी हुई थी। उसने सारे पैसे यूं अपनी गोद में भर लिए जैसे पहली बार इतनी रकम देखी हो। फिर हंसने लगी। मुझे उसकी हरकत बचकाना सी लगी। फिर उसने वो सारे पैसे साइड टेबल के दरवाजे में रख दिए और मेरा हाथ पकड़कर चूमने लगी। न जाने क्यों मुझे उसकी इस किस्म की हरकतें अजीब सी लग रही थी। इससे पहले मैं उससे मोहब्बत का इजहार करता, उसकी जानी पड़ता, वो आम लड़कियों की तरह शर्माती घबराती। वो तो मुझसे जरा भी नहीं झिझकी थी। ये फितरी सी बात थी, शादी की पहली रात लड़की में शर्मो हया और झिझक होती है, और मैं तो उसके लिए था भी बिल्कुल अनजान। शादी की रात ही हमारी पहली मुलाकात थी। बहरहाल शादी के अगले रोज की सुबह अब से पहले अंबर मुझे बैंक लेकर गई, अपना अकाउंट खुलवाया और 10 लाख जमा करवाया। इस बात को भी चंद दिन ही गुजरे थे कि अंबर मुझसे हनीमून पर जाने की फरमाइश करने लगी, जो मैं टाल ही नहीं सकता था, क्योंकि अंबर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, उसे दिल दुभाने के सारे अंदाज आते थे।
उसके लहजे की मिठास मोहब्बत से मेरे गले में अपने बाजू हमाइल करके वो बड़े दिल फरेब अंदाज से हनीमून की फरमाइश कर रही थी। मैंने कहा कल ही इस्लामाबाद और मरी चलते हैं। वो ये सुनकर खुश हो गई। पूरे 15 दिन मैंने अंबर पर पानी की तरह पैसा बहाया था। मुझे लगा अब वो घर गृहस्थी की जानी पड़ेगी। मैं अकेला ही रहता था, माँ बाप हयात नहीं थे, मैं इकलौता था, इसलिए घर में मेरे और अंबर के अलावा और कोई नहीं था। मैंने दोबारा से अपने काम पर जाना शुरू कर दिया, लेकिन अंबर ने घर नहीं संभाला। वो बस खुद ही सजने संवरने में वक्त गुजार देती थी। जब मैं घर वापस आता तो मुझे घर बिखरा हुआ मिलता। हालांकि मैंने हर काम के लिए मुलाजमा रखी थी। जो दिन के वक्त काम करके चली जाती थी, अंबर को सिर्फ खाना ही बनाना होता था, वो भी सिर्फ 2 अफराद का। वो भी उसे अजाब लगने लगा था। कहती कि मुझे ये सब नहीं करना था, मुझसे नहीं होता, ये चूल्हे के पास जाते ही मेरी रंगत मान पड़ जाएगी और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहरहाल अब रोज ही ऐसा होने लगा था कि मुझे खाना बनाने के लिए भी उसी मुलाजमा से कहना पड़ा जो पहले से ही घर के कामों में मामूर थी। लेकिन मेरा दिल उस वक्त खटका जब मैं एक रोज में घर आया और घर के मेन गेट की चाबी मेरे ही पास होती थी। मैं जैसे अंदर दाखिल हुआ, अंबर रात के आरामदेह लिबास में मलबूस थी, जो कि इतना गैर मुनासिब सा था कि यूं खुले सहन में यूं बेशर्मी से भरना। मैंने उसे ये कहा कि तुमने ये क्या पहन रखा है? तो कहने लगी घर में मेरे और आपके अलावा कोई और नहीं है, फिर क्या फर्क पड़ता है? मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो आसपास के घरों के मंचले अपनी छतों पर खड़े अंबर को ही देख रहे थे। एक तो खूबसूरत बहुत थी, दूसरा सुर्ख आरामदेह लिबास में होशरुबा लग रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गया। मैंने उसे कहा कि ये शौक सिर्फ कमरे में पूरा किया करो, सहन खुला हुआ होता है, सब पड़ोसियों की नजर पड़ती है। मेरी बात को उसने संजीदगी से नहीं लिया था। कहने लगी मैं आपके लिए पहनती हूँ, दुनिया जलती है तो जलती रहे, मैं अब आपके शौक के लिए दूसरों की आंखें तो नहीं फोड़ने से लगी। आप क्या शक्की मर्दों की तरह मुझ पर शक शुरू करने लग गए हैं? मुझे आज शॉपिंग पर जाना है, जल्दी से चाय पी लें, फिर शॉपिंग पर चलते हैं, खाना भी बाहर से खाएंगे। अंबर को मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं थी। जिस कदर वो शाह खर्च थी उससे मेरा बजट आउट होने लगा था। चंद माह में ही मेरा बैंक बैलेंस कम होता जा रहा था और अंबर में सिवाय खूबसूरती की और कोई खूबी नहीं थी। एक बार मैं घर आ रहा था जब मैंने एक नौजवान को घर के बाहर खड़े देखा। वो दरवाजे पे खड़ा अंबर से मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। जब मैं करीब गया तो अंबर मुझे देख के घबरा गई। वो नौजवान भी पलट कर मुझे देखने लगा। फिर अंबर ने उस लड़के को बॉल पकड़ा दी। कहने लगी अगर अब मेरे सहन में ये बॉल आई तो मैं वापस नहीं करूंगी। शायद वो लड़का क्रिकेट खेल रहा था और बॉल हमारे सहन में गिरी थी, लेकिन अब मैंने नोट किया था कि मनचले लड़कों की नजरें अब मेरे घर पर टिकने लगी थी। मैं दुकान पर भी होता तो मेरा सारा ध्यान अपनी खूबसूरत बीवी की तरफ ही रहता। मैंने अंबर के मुंह से निकली हर बात को पूरा किया था, यहाँ तक कि अब मैं अंबर की ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर में मकरूज होने लगा था। लेकिन मुझे अपनी बीवी से ऐसी मोहब्बत थी कि मैं उसे किसी बात के लिए इनकार नहीं कर सकता था। मैंने अपनी दुकानों को रात देर तक खोलना शुरू कर दिया ताकि मैं ज्यादा कमा सकूं। मेरी उम्र भी 45 के लगभग थी और मेरे सर के बाल पहले इतने सफेद नहीं थे जितने उन चंद माह में हो गए थे। मेरी शादी को साल हो गया था और मैं कमा कमा कर अपनी उम्र से बहुत बड़ा लगने लगा था। अंबर की ख्वाहिशात ने मुझे बूढ़ा करके रख दिया था और मैं सुबह से जल्दी अपनी दुकानों पर जाता और फिर रात देर तक घर लौटता। एक साल में मेरी बीवी ने सिवाय चाय और कुछ भी मुझे बनाकर नहीं दिया था। अब मैं कभी भी अंबर के साथ शॉपिंग पर जाता तो लोग मुझ पर फिक्रे कसने लगते कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, होंठ के पहलू में लंगूर। ऐसी बातों पर अंबर और मैं अजीब सा फील करने लगे और अंबर और इतराने लगती, मेरी हंसी उड़ाने लगती। एक बार तो एक वकील ने यह तक कह दिया कि अल्लाह तुम्हारी बेटी की नसीब अच्छे करे। उस वकील की बात पर अंबर जवाब में खूब हंसी। कहने लगी आप मेरे शौहर कम और बाप ज्यादा लगते हैं। मैंने उस दिन अपना चेहरा आईने में गौर से देखा था। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि 45 के बजाय मैं तो 60 साल का लगने लगा हूँ। मेरे चेहरे पर झुर्रियां बढ़ने लगी हैं। मेरी सेहत भी पहले से ज्यादा खराब रहने लगी है। रात देर तक दुकानों पर बैठने से मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। मेरी आंखों के गिर्द हल्के पड़ने लगे थे। मेरी बीवी की बेजा ख्वाहिशात ने मुझे उम्र से ज्यादा उम्र रसीदा कर दिया था। मर्द गर्मी धूप में खून पसीना एक करके बीवी की जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करता है और बदले में उसे मांगता क्या है? बस एक वफा ही, कि वो औरत अपने शौहर से वफा करे, उसे अपनी इस्मत सिर्फ उसके अपने शौहर के लिए ही हो। मैं भी ऐसा ही चाहता था। वक्त यूं ही गुजर रहा था कि एक बार मेरा एक दोस्त से मिलने के लिए मेरे घर आया, लेकिन जब उसने अंबर को देखा तो ठिठक गया। उस दिन अंबर की रंगत भी मेरे दोस्त जमाल को देखकर उड़ी थी। वो दोनों आंखों ही आंखों में न जाने क्या इशारे करने लगे। मैं कुछ समझ ना समझा। अंबर की रंगत उड़ चुकी थी। इससे पहले मैं जितने भी दोस्त घर आते तो अंबर बन ठन कर मेरा बाजू थामे उनके सामने बैठा करती थी, लेकिन आज जब मेरा दोस्त जमाल आया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो उठकर वहां से किचन में चली गई। जमाल ने जब अंबर को देखा तो यूं लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद जमाल बोला कि वो मुझे कुछ बताना चाहता है। मैंने जब पूछा तो तभी अंबर दोबारा हमारे पास आकर बैठ गई। जब भी वो कुछ कहने लगता तो अंबर उसकी बात काट कर बात का रुख बदल देती। मुझे यूं लगा कि जैसे अंबर मुझसे कोई बात छुपा रही है। वो नहीं चाहती कि जमाल मुझे वो सब बताए जो वो कहना चाहता है।
कुछ देर बाद जमाल वहां से चला गया और कहने लगा कि अगली मुलाकात आपकी दुकान पर होगी। उसका अंदाज मायने खेज था, मगर अंबर का चेहरा अजीब सी बौखलाहट मैंने महसूस की। वो सारी रात मेरी बेचैनी में कटी। मैं अपनी खूबसूरत बीवी पर शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, मगर आज जो कुछ हुआ उसके बाद तो मुझे कुछ दाल में काला जरूर लगा था। मेरी बीवी ने जब मुझे पुरसोच सा देखा तो मेरे पास आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। मैं हड़बड़ा कर अंबर को देखने लगा। आज पहली बार अंबर शादी के बाद रोई थी। उस जैसी हसीन बीवी की आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने फौरन से खुद से उसे अलग किया और उसकी आंसू पूछते हुए बोला कि क्या वजह है, आखिर वो क्यों रो रही है। अंबर कहने लगी कि मैं जमाल को लेकर आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जमाल का नाम आना था कि मेरे दिल में तजस्सुस मजीद बढ़ने लगा। कुछ तो था जो जमाल और अंबर मुझसे छुपाना चाहते थे। मैंने बेचैनी से अंबर से पूछा कि बताओ आखिर क्या बात है। अंबर कहने लगी कि आपसे पहले मेरे लिए जमाल का रिश्ता आया था, मगर मेरी अम्मी को वो रिश्ता कुछ खास मुनासिब नहीं लगा। जमाल की आदत कुछ ठीक नहीं थी, उनका तो किरदार भी मशकूक था, लेकिन उन्हीं दिनों आपका रिश्ता मेरे लिए आ गया और मैंने जमाल का रिश्ता ठुकरा कर आपके लिए हाँ कर दी। बस यही बात जमाल के दिल में अब एक नफरत का बीज बो चुकी है। जब उसे मालूम हुआ कि मैंने किसी और के लिए हाँ कर दी है तो वो एक रोज हमारे घर आया और मुझे और मेरी अम्मी को धमकियां देने लगा कि वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं इतनी पाक दामन और शरीफ लड़की हूँ, मगर जमाल का कहना है कि वो मेरे होने वाले शौहर को मेरे खिलाफ भड़काएगा और तलाक दिलवाने के बाद कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। जमाल को मैं 10 साल से जानता था और उसकी हर एक आदत से मैं वाकिफ था, लेकिन अब जो बीवी ने बताया वो सुनने के बाद मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो गई। मैं गुस्से से आग बगोला हो गया। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा दोस्त इस हद तक गिर सकता है। मेरी बीवी ने मेरे सामने सच्चाई का मुजाहरा किया था। उसके मुंह से सच्चाई सुनकर मेरे दिल में उसके लिए एतबार मजीद बढ़ गया और मैं उसकी पेशानी चूम कर बोला कि मुझे तुमसे बेतहाशा मोहब्बत है। मैं कभी भी किसी की बातों में आकर तुम पर शक नहीं करूंगा। अंबर तो ये सिर्फ खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसने मेरे हाथों को चूमा था, फिर बच्चों की तरह फरमाइशी अंदाज में बोली कि इस पर तो मेरे लिए एक सोने का ब्रेसलेट बनता है ना। अपनी वजीह शख्सियत की मालिक बीवी को भला मैं कैसे मना कर सकता था। मेरे बैंक अकाउंट में तमाम तर रकम खत्म हो चुकी थी। अब कुछ बचे कुछ पैसे मेरे घर में लॉकर में ही मौजूद थे, जिसे मैं कुछ पैसे निकाले और लेकर अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए ले गया। कुछ रोज बाद जमाल मेरे पास दुकान में आया और कहने लगा कि मेरी बीवी अच्छी आदत की मालिक नहीं है। मैंने उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। ये तो वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था जो कुछ अंबर ने मुझे बताए थे। अगर मुझे अंबर ने हकीकत ना बताई होती तो शायद मैं उसकी बातों पर आ जाता, मगर जमाल के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मैंने जमाल को थप्पड़ मारा और बेइज्जत करके अपनी दुकान से निकाल दिया। जब मैंने अंबर को ये सब बताया तो वो बहुत खुश हुई, गोया उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर चुका हूँ। मेरी तबीयत अब काफी खराब रहने लगी थी, मगर मेरी बीवी तो गोया दिन ब दिन मजीद जवान और खूबसूरत होती जा रही थी। उसकी रोज बरोज बढ़ती हुई ख्वाहिशात को पूरा करना अब मेरे लिए मुश्किल होता चला जा रहा था। मेरी दुकानों का काम बिल्कुल ठप हो चुका था। मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक दोस्त से कर्जा लिया, मगर मेरा वो बिजनेस भी नाकाम रहा और मैं कर्जे तले दब के रह गया। मैं मुश्किल में पड़ चुका था, मगर अंबर को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। उसे तो अभी भी अपनी ख्वाहिशात को मेरी परेशानी से आगे ही रखना था। मैंने धीरे धीरे अपनी तमाम तर दुकानों को बेचना शुरू कर दिया, मगर उसके बावजूद अंबर मेरे हालात समझते हुए भी अपनी ख्वाहिशात मेरे सामने रखती और मैं चाहकर भी उसको मना न कर पाता। मैं बूढ़ा हो चुका था, अपनी उम्र से कई साल बड़ा लगने लगा था, इसीलिए अक्सर घर ही रहा करता था, क्योंकि सारा दिन दुकान पर बैठना मेरे लिए आसान नहीं था। मेरी तो कोई औलाद भी नहीं हुई थी जो आगे चलकर मेरा सहारा बनती। आखिरकार बीवी की बातों में आकर मेरे पास मौजूद आखिरी दुकान को भी मैंने बेच दिया और घर का खर्च चलाने लगा। वो पैसे भी सिर्फ 2 माह तक ही इस्तेमाल हो सके थे, क्योंकि वो सारे पैसे घर खर्च से ज्यादा मेरी बीवी की अयाशियों में खत्म हो चुके थे। जब मैं कंगाल हो गया तो मेरी बीवी मुझसे लड़ने लगी। अंबर का रवैया अब बेतहाशा बदला हुआ था, मगर उसके बावजूद मैं उससे इतना ही प्यार करता था। अब मैंने एक दुकान में काम करना शुरू कर दिया। उन 4 सालों में मेरी सारी दौलत, बैंक बैलेंस, रुपया पैसा सब कुछ मैं अंबर पर लौटा चुका था और अब मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। मैं जो कमा कर लाता उसमें मेरा तो गुजारा हो जाता, मगर अंबर को तो रोजाना के लाखों रुपए चाहिए होते। मैं काफी परेशान रहने लगा था। मेरा ब्लड प्रेशर भी अक्सर हाई रहता, क्योंकि दुकान पर मुझे मालिकान से अपनी बेइज्जती करवाना पड़ती। घर आता तो अंबर की बिलावजह की फालतू ख्वाहिशात सुनकर मेरा दिल कांपने लगता। एक रोज जब मैं घर आया तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। कोई भी गैरतमंद शौहर ये मंजर देखकर खुद को जमीन में धंसता हुआ महसूस करेगा। नींद खुली खिड़की से अंदर का मंजर बखूबी वाज़ेह था। मेरी बीवी एक गैर मर्द के साथ कमरे में मौजूद थी और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। मैंने दरवाजे पर पूरी कुव्वत से दस्तक दी तो अंदर से आती आवाजें की और फिर हड़बड़ाकर अंबर बाहर निकली थी। मैंने उसे देखते ही जोरदार तमाचा मार दिया और अलमारी से छुपे हुए शख्स को निकालकर खूब पीटा। वो तो उसी मोहल्ले का एक औबाश मंचला था जो फौरन बोला कि मुझे क्यों मारते हो? मुझसे पहले जो रोजाना 4 लड़के तुम्हारी बीवी को पैसे देकर अपना काम निकलवाते हैं उनका भी गिरबान पकड़ो। अपनी बीवी से धंधा करवाते हो और मुझे ये ड्रामा करते हो।
اس کے الفاظ سن کر میرا وجود کام کر رہ گیا. وہ مجھ سے خود کو چھڑوا کر بھاگ گیا. مجھ میں بھی کہاں ہمت تھی جو بھاگ کر اس کا پیچھا کرتا. میں نے امبر کو مشتعلی انداز سے دیکھا اور ٹوٹا ہوا گلدان اس کی گردن پر رکھ کر سوال کیا تو وہ رونے لگی اور مجھے خود سے دور دھکیل کر بولی, میں جوان ہوں, خوبصورت ہوں, میری بھی ضرورتیں ہیں جو تم جیسا بڈھا انسان پوری نہیں کر سکتا. یہ میری مجبوری تھی, میری ضرورت تھی. اس کے بعد جو امبر بولی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. وہ بولی کہ تم ایک نامرد ہو, تم میں اولاد پیدا کرنے کی قابلیت نہیں ہے. میں مارے صدمے کے وہی زمین پر گڑ چکا تھا. میری جان سے پیاری بیوی یہ کیا کہہ رہی تھی؟ امبر پیسے دے کر بدکاری کرتی تھی اور میں اس پر اندھا اعتماد کر کے پیسے لٹاتا رہا تھا. میں مجبور اور بے بس تھا. اسے دل پر پتھر رکھ کر سمجھایا مگر وہ نہ مانی. وہ جان بوجھ کر میرے سامنے غیر لڑکوں کو گھر بلوا کر انہیں اپنے قریب لایا کرتی تھی. آخر ایک روز میں نے امبر کو طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا. وہ تو چاہتی ہی تھی. طلاق لے کر خوشی سے کھلکھلا اٹھی. میرے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے نکلوا کر وہ جا چکی تھی. اس کی خاطر میں کنگال ہو چکا تھا. چند روز بعد اپنے ٹیسٹ بھی کروائے جس میں واضح تھا کہ میں ایک مکمل مرد ہوں. ہاسپٹل سے نکلا تو راستے میں جمال نظر آیا. میں شرمندہ سا ہو کے رہ گیا مگر وہ تو دوست تھا. مجھے پریشان دیکھ کر اپنی گاڑی میں لے گیا. جو کچھ امبر نے کیا تھا میں نے اسے بتایا تو اس نے مجھ پر جو انکشاف کیا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے. امبر کی ماں اس کی ماں نہیں بلکہ دلال ہی کی ایک قسم تھی. جہاں امیر شخص دیکھا وہیں امبر کو بیاہ دیا اور پھر پیسے ہڑپ کر کے اگلے کے شکار کی جانب نکل جاتی تھی. ان کا تو پیشہ ہی یہی تھا. یہ سن کر میں دکھی تھا مگر شکر ادا کیا کہ ایسی گندگی سے میری جان چھوٹ گئی. میں نے جمال سے بھی معذرت کی جسے اس نے فوراً قبول کر لیا. میں نے جمال کے ساتھ مل کر نیا بزنس شروع کیا. چند سالوں میں ہی اپنی پہلے والی حالت میں واپس آ چکا تھا. میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی جو نیک اور با اخلاق تھی. کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے بھی نوازا. ایک روز میں اپنی کار میں بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بھکارن بیٹھی نظر آئی. میری بیوی بچوں کے ساتھ فیملی ٹرپ پر تھا. جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا اور ان کا صدقہ سمجھ کر اس بھکارن کو دے دیا. مجھ سے پیسے لینے کی خاطر جب اس نے سر اٹھایا تو میری جان نکل گئی. وہ کوئی اور نہیں بلکہ امبر تھی. اس کی تو حالت ہی بگڑ چکی تھی. اس سے کچھ دور بیٹھی ایک فقیرنی بولی کہ صاحب جی دور رہیں, یہ گندی بیماری ہے, اس کو ایڈز ہے, پیسے پھینک دیں ورنہ آپ کو بھی لگ جائے گی. اس کی اس بات کو سن کر میں نے 1000 کا نوٹ وہیں اس کے سامنے پھینکا اور حقارت سے تھوک کر واپس اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا. اس نے میرے ساتھ زندگی کی, جو میری عزت کے ساتھ جو رسوائی کی تھی اور جو رسوائی کی زندگی پسند کی تھی,